हाय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लास बीसीसी नॉलेज हब में। समकालीन भारत भाग 2 अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के साथ कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। मतलब इससे यह है कि आप कच्चे पदार्थ का प्रयोग करके, कच्चे पदार्थ जैसे लकड़ी कच्चा पदार्थ है, लकड़ी से कागज़ का निर्माण, ठीक है। तो कच्चे पदार्थ से किसी वस्तु का, मूल्यवान वस्तु का निर्माण करना ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कि देखिए, आपको बताया था कागज़ लकड़ी से बनता है, चीनी गन्ने से बनता है, लौह इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होते हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि रेशा नेचुरल भी होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और बहुत से रेशे जो होते हैं फैक्ट्रियों में बनते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। द्वितीयक कार्य में लगे जो श्रमिक होते हैं, जो द्वितीयक कार्य में लगे होते हैं, मतलब कच्चे माल को क्या करने के लिए, साफ़ करने के लिए, परिष्कृत मतलब साफ़ करने के लिए, वह साफ़ करके वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। उनसे कई तरीके की वस्तुएं बनाते हैं कच्चे माल को परिष्कृत करके। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्तिगत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ विषम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग, जैसा कि हमने आपको बताया कि कच्चे पदार्थ से एक मूल्यवान पदार्थ का बनना ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक उन्नति, जो उसकी आर्थिक उन्नति होती है पैसे के क्षेत्र में, आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। कितने हम मूल्यवान उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं, उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं कच्चे पदार्थ से। देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक उन्नति इसी से मापी जाती है। अब पढ़ते हैं हम विनिर्माण के महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझते हैं, क्योंकि पूंजी का मुख्य साधन, अपने देश के लिए पूंजी का मुख्य साधन ये विनिर्माण पदार्थ ही है जो कच्चे पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अब पढ़ते देखिए, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। मतलब विनिर्माण उद्योग का प्रयोग करके न केवल हम कृषि के ही क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो कृषि के यंत्र होते हैं उनको आधुनिक बना सकते हैं, बल्कि उसके अलावा द्वितीयक या तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम कर सकते हैं। मतलब कि कृषि के अलावा भी अन्य क्षेत्र में हम रोजगार को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन को ही एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में, संयुक्त जहाँ कई क्षेत्रों का कई ग्रुप संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। मतलब जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होती है तो वहाँ पे उद्देश्य जो क्षेत्रीय असमानताएं होती, जो क्षेत्र के असमानताएं होती हैं, जो या भेदभाव होता है पिछड़े क्षेत्रों में, उनको कम करती हैं। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जो वस्तुएं हम निर्मित करते हैं, बनाते हैं,
उनको जब हम एक दूसरे मतलब व्यापार के माध्यम से एक दूसरे देश में भेजते हैं, निर्यात करते हैं उनका, तो जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेश में जो मुद्रा चलती है उसकी विदेशी मुद्रा होती है, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। मतलब वे देश ही विकसित हैं, विकसित वही देश हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, जो कच्चे माल से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मूल्यवान पदार्थ तैयार करते हैं। भारत का विकास विविध शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है, अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कृषि तथा उद्योग, कृषि भी और उद्योग भी एक दूसरे से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने मतलब बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, जैसे कि ये कपड़े के लिए जो रेशे आते हैं, ठीक है, ये सब कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया गया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, जैसे कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहती हैं, तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनों व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। और उद्योगों द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है, जैसे पंप हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, उस पर क्या है, उस पर कृषि निर्धारित है। उद्योग कृषि पर निर्धारित है, मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्धारित हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक को अगर फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को भी उसके चलते फ़ायदा होगा। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। मतलब कि वैश्वीकरण मतलब आज के समय में हर एक देश में अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। ठीक है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है आज के समय में। ठीक है, कि कौन देश आगे निकल जाए, हम आगे निकल जाए, कोई देश आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया। मतलब सब आगे रहने की होड़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, और हम आगे तभी निकलेंगे जब हमारी वस्तुएं जो हैं, हम वस्तुओं का जो विनिर्माण किए हैं, जो बनाए हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी हो, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के लायक हो, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के लायक हो, लोग उसको पसंद करें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। ठीक है, अब आते हैं अगली हेडिंग है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है, ये हम पढ़ते हैं। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है। अब आप पूछेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी सुना होगा इंग्लिश में आपने, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी के अंतर्गत देश की घरेलू सीमा में, देश की जो सीमा है, पूरे अपने देश की सीमा, जैसे भारत देश की सीमा, घरेलू सीमा में होने वाले उत्पाद की माप की जाती है। ठीक है, जो पूरे देश में जो उत्पाद किया जाता है उसकी माप की जाती है, और एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम कितने वर्ष में, 1 वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जो पैसा मिलता है, को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी आप समझ गए हैं।
और 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है, जो कि बहुत अधिक है भारत से। पिछले एक दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी तो हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है, मतलब कि अगले दशक में 12 बढ़ेगा। और वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। ठीक है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकती है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। इस उद्देश्य से मतलब कि जो सरकारी नीतियां लागू की गई हैं, और ठीक है, उनके और जितना प्रयास किया जा रहा उस प्रयास के हिसाब से आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में जो विनिर्माण उद्योग है वो बढ़ेगा। ठीक है, जो अपना अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। अब हम आते हैं, अगली हेडिंग है औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। मतलब उद्योग की स्थापना, अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसकी स्थापना बहुत ही कठिन है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल होना चाहिए, श्रमिक मेहनत, पूंजी, पैसा, शक्ति के साधन, इलेक्ट्रिसिटी तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे उद्योगों की स्थापना करना आसान होता है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है, संभव नहीं है। ये सभी चीज़ें एक जगह पाएँ ऐसा बहुत कम संभव होता है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब कि औद्योगिक वहीं पे खोले जा सकते हैं या उनकी स्थापना वहीं पे की जा सकती है जहां पे जितने कारक आपको दिखाए गए हैं वो उपलब्ध हों या कम दाम पर उपलब्ध कराया जा सके। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। ठीक है, वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे लोग बसते हैं जहाँ पे औद्योगिकरण प्रक्रिया होती है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। शहरों में लगाए जाते हैं उनके अपने फ़ायदे के लिए, पूंजी कमाने के लिए, क्योंकि शहर में उद्योग अगर लगेगा तो क्या होगा, लोग उसको खरीदेंगे वहीं से। ठीक है, कभी कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट लगाए जाते हैं। इस पर और उन्हें भी जो उद्योग लगाएंगे उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योग को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। कौन कराता है? उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से सुविधाएं मिलती है, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ठीक है, ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता के पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि परिमाण स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। बाद में जैसा कि चित्र में उद्योग बाजार संबंध चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है,
फिर पूंजी को हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं, कच्चे माल अथवा उससे घटक के लिए, आदि के लिए, भूमि के लिए, संपूंजी के लिए, सभी के लिए निवेश करते हैं। निवेश करके उस सभी चीज़ों को परिवहन किया जाता है, परिवहन करके कारखाने में लेके आया जाता है। कारखाने के बाद जो माल तैयार होता है, उत्पादन होता है उसका, फिर परिवहन किया जाता है, उसको लेके जाया जाता है कहाँ पे, बाज़ार में। बाज़ार से फिर पूंजी हमें प्राप्त होती है, फिर यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। कम से कम पैसा खर्च होना, सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। कितना जो श्रमिक मेहनत करते हैं। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति कैसे होती है, उसकी आदर्श अवस्थिति उद्योग की क्या होगी, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत क्या है, उत्पादन का वितरण की लागत क्या है, उस स्थान पर उत्पादन की लागत क्या है, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय क्या है। अब देखिए इसके बाद एक हेडिंग है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण जो हेडिंग है ये बहुत कठिन नहीं है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें सबका वितरण दिया गया है, कहाँ पे किस तरीके से कच्चे माल के लिए कृषि से कौन सी चीज़ें आधारित होती है, खनिज आधारित चीज़ें कौन सी होती है, मतलब इनके हिसाब से इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद करके श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। क्योंकि कपड़े के उद्योग में, ठीक है, कच्चे माल से पुनः विनिर्माण इसका होता है, तो इसके विनिर्माण करने में और करने के बाद मार्केट में, बाज़ार में इसको बेचने पर सबसे ज़्यादा फायदा इसमें होता है। सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई अथवा हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड की मशीन निर्मित वस्तुओं की स्पर्धा नहीं कर पाए। मतलब पहले क्या होता था, सूती वस्त्र को हम अपने हाथ से कताई बुनाई करके अपने हाथ से बनाते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा क्या किए, इंग्लैंड से मशीन लाई गई, जो मशीन उसी काम को बहुत आसानी से कर देती थी, जिससे हमें मतलब भारतीयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और वो उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, इसलिए ये काम जो था हाथ से जो होता था वो लगभग ख़त्म हो गया। जैसे इसमें आप देखेंगे रेशम उत्पादन, जो कच्चा माल है, फिर इसकी धुलाई कताई होती है सूत, फिर उसके बाद इसकी बुनाई होती है, कपड़ा बनता है, फिर रंगीन व परिष्करण किया जाता है, रंगाई उसकी होती है, साफ़ किया जाता है, वस्त्र निर्माण, उसको विनिर्माण हो जाता है, वस्त्र विनिर्माण। ठीक है, अब ये अपना मार्केट में भेज दिया जाता है, मतलब बेचने के लिए ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित थे। मतलब वहीं तक सीमित थे, महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि वहाँ कपास होता है अधिक। कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम मेहनत, नमी युक्त जलवायु जो वहाँ होती थी आदि कारकों में इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। वहाँ पे स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया क्योंकि वहाँ पे ऐसी सुविधाएं थी और वहाँ का वातावरण वैसा था कपास के लिए। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों कपास चुनने, देखो इसमें फ़ायदा किसका होता है, कृषकों का, कपास चुनने वालों का, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों,
डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इतने ज़्यादा लोगों को यह जीविका प्रदान करता है, कमाने का जरिया एक है इतने लोगों का। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। मतलब इनके कारण भी जितने रंजक है, मिल, स्टोर है तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग है, इनकी भी मांग बढ़ती है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदाकारी आदि में बुनाई को परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। हर जगह भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर की है। भारत में कताई विश्व स्तर की है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का प्रयोग अधिक नहीं कर पाता। मतलब ये देश में जो उत्पादित उच्च स्तरीय धागे जो होते हैं वो ज़्यादातर निर्यात करके विदेशों में चले जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते अच्छे से। इसलिए यहाँ का जो बुना वस्त्र होता है वो कम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, अधिक प्रयोग नहीं कर पाते। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योगों के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। जो बुनकर होते हैं, ठीक है, कुटीर उद्योग है, ये छोटा उद्योग है, घर पर रह के कुटीर उद्योग के कारण जो बुनकर होते हैं वो अपने घर पर रह कर ही रोजगार प्रदान कर लेते हैं। भारत जापान के सूत्र का निर्यात करता है। भारत जापान को सूत्र का निर्यात करता है, भेजता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश, भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश जो आयात करने वाले देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। सूती रेशों के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूती रेशों में यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपयोग करने में सक्षम हैं। ठीक है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन बुनाई और कताई के प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। जो इनके बुनाई और कताई के जो प्रक्रमण इकाइयाँ हैं देश में उत्पन्न किए गए हैं, वो जो अपने देश में उच्च कोटि के धागे उत्पन्न होते हैं उनका प्रयोग कायदे से नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े औद्योगिक कारखाने हैं, आधुनिक कारखाने, जो इनका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर जो अच्छे कारखाने इनका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर जो कारखाने हैं वो बिखरी हुई व अधिकतर छोटी व बिखरी हुई कारखाने हैं। बिखरे हुए कारखाने जिसके प्रमुख हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागों का निर्यात करते हैं। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं हमारे जो कंपनी होती है, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने, जो विद्युत मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाता आपूर्ति, उसी कमी को दूर करने तथा नई मशीनों के उपयोग की आवश्यकता है। मतलब पुरानी मशीन जो है वो बहुत धीरे काम करती है, इसलिए अब नई मशीन जो बनाई गई है उसकी आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है अपने भारत की। अब आते हैं पटसन उद्योग।
भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है, निर्यात करता है। ठीक है। वर्ष 2010 से 11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी तथा सकरी मेखला में स्थित हैं। अब पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिश्रा में 1855 में लगाया गया। ठीक। 1940 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में चले गए। अब देखिए, हुगली नदी तट पर क्यों लगाया जाता है पटसन, क्यों ज़्यादातर है। ठीक है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने का निम्न कारण है। पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, जहाँ पे पटसन पैदा होते उगाए जा सकते हैं, जिस क्षेत्र में सस्ता जल परिवहन, यहाँ पे नदी का सस्ता जल परिवहन है, सड़क है, रेल व जल परिवहन का जाल है, कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक होना, आसानी होना, क्योंकि पास ही में उत्पादन होता है। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, को संसाधित करने में, सही करने में जल की मात्रा। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, मेहनत व मजदूर। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। इतनी चीज़ें सम्मिलित होने के कारण ही ये हुगली नदी के तट पर इसका जो उद्योग है वो ज़्यादातर हुगली नदी के तट पर है। ठीक है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से, जो कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित है वस्त्रों से, और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी स्पर्धा है। ठीक, शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग के अनिवार्य उपयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन का प्रमुख खरीदार अमेरिका है, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन जैव न्यूनीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर किया है, क्योंकि यह नेचुरल होते हैं। अब आते हैं चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में, गुड़ जानते हैं आप, इसका प्रथम स्थान है। उस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। जो कच्चा माल हम प्राप्त करते हैं किससे, गन्ने से, वो क्या होता है, भारी होता है, तथा ढुलाई से इसके सुक्रोज की जो मात्रा होती है, जो उसको मीठा बनाता है, वो घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% भाग उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? जी, पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणतम और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ गन्ने की अधिक सुक्रोज की मात्रा अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। मतलब कि यहाँ पे क्यों बढ़ा है, महाराष्ट्र में, पश्चिमी राज्यों में गन्ने खेती, यहाँ पे ये मिल जो लगाई गई हैं यहाँ पे, इसलिए इनकी संख्या बढ़ी है क्योंकि यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों की सहकारी समितियाँ भी सफल रही हैं। ये एक और कारण है। इस उद्योग की मुख्य चुनौतियाँ भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, मतलब ये उद्योग अल्पकालिक है क्योंकि गन्ने की खेती है, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर वक्त मिलेगा गन्ना, ठीक है।
ये इस खेती के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए अल्पकालिक है। पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, बहुत पुरानी तकनीक, वही तकनीक आजकल चली आ रही है, ठीक है। इसलिए अब परिवहन असक्षमता से गन्ने के समय पर कारखाने में ना पहुंच पाना, क्योंकि परिवहन का अच्छा उपयोग ना उनके क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर परिवहन का अच्छा उपयोग ना हो पाने के कारण ये समय पर कारखाने में नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगे या कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।